Hello students and welcome to today's biology class. So in previous class we were discussing about the blood और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को. We will be discussing about the blood groups, the blood clotting, certain disorders, and we'll also see कि how blood group is very much vital to our body and how it is determined to be more specific. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. दैट इज रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स, ब्लड क्लॉटिंग एंड अदर फैक्टर्स. सो ब्लड ग्रुप जब हम लोग बोलते हैं तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि देयर इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग दैट वी अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड एज एबीओ ब्लड ग्रुप. ठीक है, देखो अदर ब्लड ग्रुप्स आर आल्सो देयर इज अ बॉम्बे ब्लड ग्रुप, देन यू हैव दिस काइंड ऑफ एमएन ब्लड ग्रुप, बट हम आज बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप. ABO blood group is called so because it is based on the presence or absence of surface antigens in RBC. RBC के surface में कौन कौन से antigens हैं वही determine करता है कि blood group क्या होगा. Basically हम लोग antigen A और antigen B का बात कर रहे हैं यहाँ पे. स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो आरबीसी होते हैं उसके सरफेस में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स. कुछ में ए होता है, एंटीजन ए होता है तो उनका ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं. जिनमें बी होता है उनको हम लोग ब्लड ग्रुप बी बोलते हैं. कुछ कुछ इंडिविजुअल्स के आरबीसी में दोनों एंटीजन होते हैं, उनको ए बी बोला जाता है. और कुछ में कोई भी एंटीजेंस नहीं होता, आरबीसी डज नॉट हैव एनी ऑफ दिस एंटीजेंस, तो उसको हम लोग ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं. ओके, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन द ईयर 1900. 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर इसको डिस्कवर किया था. तो अगर एंटीजन ए है सरफेस में तो ब्लड ग्रुप होता है ए और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा. ठीक है, रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, जो एंटीजन आरबीसी के सरफेस में होता है उसका जस्ट ऑपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा में दिखाई देता है. सिमिलरली अगर आरबीसी के सरफेस में एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी होगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा. अगर एंटीजन ए और बी दोनों हैं आरबीसी के सरफेस में, ब्लड ग्रुप विल बी ए बी and it will neither have antibody A और antibody B. रीजन, अगर इसमें से कोई भी एंटीबॉडी होगा तो इस एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा. अगर एंटीबॉडी ए होगा तो एंटीजन ए के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एंटीबॉडी बी होगा तो एंटीजन बी के साथ रिएक्ट कर जाएगा. दैट इज द रीजन इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है. एज यू कैन सी हियर देयर इज नो एंटीबॉडी. एंड द लास्ट वन वेयर देयर इज नो एंटीजन एट ऑल ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, जिसको ब्लड ग्रुप ओ बोला जाता है, उसमें दोनों एंटीबॉडी होते हैं. बिकॉज कोई एंटीजन है नहीं तो रिएक्शन होने का चांसेस नहीं है. एज ए रिजल्ट यू विल फाइंड दे विल हैव बोथ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडी, दैट इज एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी. So this is how we have determined the ABO blood group. Now from this chart you can understand blood group AB, antigen A and B, एंटीबॉडी नन, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता. तो एज बिकॉज इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इट कैन गिव ब्लड टू ए बी ओनली बिकॉज इसके पास दोनों एंटीजन होते हैं. इट कैन रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ एनी ऑफ इट, बट इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी, ए बी एज वेल एज ओ. वो सबसे रिसीव कर सकता है, तो इसीलिए ए बी को बोला जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट. देखिए इसमें दोनों एंटीजेंस हैं, तो अगर ये ब्लड ग्रुप ए को देगा, इफ इट इज गिविंग टू ब्लड ग्रुप ए, तो इसमें एंटीबॉडी बी होता है जो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है, अगर ये ब्लड ग्रुप बी को देगा ब्लड, तो इसमें एंटीबॉडी ए होता है जो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा. अगर ओ को देगा, ओ में दोनों एंटीबॉडीज होते हैं. सो कीपिंग दैट इनटू माइंड यू विल फाइंड कि AB blood group cannot give to anyone, but yes, it can take from everyone. So that is the reason it's called as recipient, the universal recipient. Blood group A, antigen A, antibody B, and it can give blood to itself, that is antigen A, blood group A as well as AB, and it can receive blood from A and O. Blood group B, antigen B, antibody in the plasma will be A, can donate to itself, that is blood group B, as well as can donate to AB. AB हर किसी से ले सकता है, तो सारे blood group AB को donate कर सकते हैं. And it can receive blood from itself and O. ठीक है. The last one is blood group O. इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए O बोला जाता है. एंटीबॉडी दोनों होते हैं, AB बोला जाता है. It can give blood to everyone. AB को दे सकता है, A को दे सकता है, B को दे सकता है और O को भी दे सकता है.
लेकिन ये किसी से ले नहीं सकता क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी होते हैं। जिससे भी वो ब्लड लेगा उनका जो भी एंटीजन होगा इसके एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन कैरी आउट करेंगे एंड द ब्लड विल क्लॉट, वो क्लॉटिंग टाइप का बन जाएगा, इट विल बिकम वेरी थिक, इट विल नॉट बी एबल टू फ्लो, एग्लूटिनेशन दिखाई देगा ब्लड में, दैट कैन किल द इंडिविजुअल। दैट इज द रीजन ब्लड ग्रुप O कैन गिव टू एवरीवन but can only take from itself. So as because it is able to give to every other blood group, this is called as universal donor. AB universal recipient, blood group O universal donor. Okay. Now this is how it is done. जो अभी हमने पढ़ा उसी चीज को यहाँ पे words में लिखा हुआ है. Depending on antigen and antibody, we have 4 different kinds of blood groups: A, B, AB, and O. So blood group donors are very, you can say, very carefully chosen because if the transfusion does not take place in a proper way, अगर antigen antibody react करता है, there can be severe problem of clumping. जो अभी हमने आपको बताया agglutination बोला जाता है. You can just write it down, students. So it can carry out this kind of reaction which is called as agglutination reaction. Okay. And blood group O can donate to every person, so it is called as the universal donor, and blood group AB can receive from everyone, hence called as universal recipient. ठीक है. Now this is about blood group ABO, but उसके साथ एक और भी फैक्टर होता है, वो होता है आपका RH फैक्टर, और इसको हम लोग RH ग्रुपिंग बोलते हैं. RH ग्रुपिंग इसलिए बोला जाता है, RH ऑल्सो इज एन एंटीजन, वो भी एक एंटीजन है, जैसे एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, वैसे RH भी एक एंटीजन है. द नेम RH इज डिराइव्ड फ्रॉम द मॉन्की फ्रॉम वेयर इट वाज डिस्कवर्ड, रेशियस मॉन्की. तो ये आप जो देख रहे हो पिक्चर में, दिस इज द रेशियस मॉन्की, जिसमें पहली बार ये एंटीजन डिटेक्ट किया गया था एंड वाज फाउंड कि ये ह्यूमन ब्लड में भी होता है. तो कुछ पर्सन्स होते हैं जिनमें RH एंटीजन होता है, कुछ होते हैं जिनमें RH एंटीजन नहीं होता. So the persons having RH antigen are called as RH positive, and the persons without, in whom the antigen is absent, is called as RH negative. So based on this हमने फिर ब्लड ग्रुप को और डिफरेंशिएट कर लिया है. जैसे आप देख लो, प्रीवियसली वी हैव जस्ट सेड कि अगर किसी में एंटीजन ए है, किसी के आरबीसी में एंटीजन ए है, तो ब्लड ग्रुप ए होता है. लेकिन अगर उस आरबीसी में एंटीजन ए भी है और उसके साथ RH फैक्टर भी है, तो वो हो जाएगा ए पॉजिटिव. लेकिन अगर उसके ब्लड में आरबीसी में सिर्फ एंटीजन ए है और RH फैक्टर नहीं है, तो वो होता है ए नेगेटिव. तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हमने टोटल ब्लड ग्रुपिंग को 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको. ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव. तो RH फैक्टर इज एन एक्स्ट्रा एंटीजन which is present in the human blood, the RBC. If the person is having the RH antigen, then he is termed RH positive, and if he is not having that RH antigen, he is termed RH negative along with the ABO blood group. ठीक है. यहाँ पे एक चीज नोट करो स्टूडेंट्स, RH इज एन एंटीजेनिक फैक्टर, तो ये एक फॉरेन एंटीजन की तरह बिहेव करेगा. अगर किसी का RH नेगेटिव है तो उसके बॉडी में RH एंटीजन नहीं है, तो अगर आप उसको RH पॉजिटिव का ब्लड दे दोगे तो ये जो एंटीजन है उसके बॉडी में जाते ही उसका बॉडी उसको एक फॉरेन मटेरियल, एंटीजेनिक मटेरियल की तरह ट्रीट करेगा, उसके अगेंस्ट में इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट कर लेगा एंड इट विल स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय दोज आरबीसीज. तो एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड will form specific antibodies against the RH antigen, and hence the RH group should also be matched before transfusion. तो इसमें वही होता है, अगर किसी का RH नेगेटिव है तो उसके बॉडी के लिए RH फैक्टर एक नया प्रोटीन है, एक फॉरेन प्रोटीन है. तो जैसे ही आप RH पॉजिटिव ब्लड किसी RH नेगेटिव इंडिविजुअल को दे दोगे तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे अगेंस्ट RH एंटीजन. It will bind to the RH antigen on the RBC and it will start destroying them. ठीक है. So basically you can say कि a person with RH positive cannot give blood to a person with RH negative, but a person with RH negative can give blood to RH positive, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है. तो अगर RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर भी देता है तो उसमें कोई इश्यू नहीं होगा. नो एंटीबॉडीज विल बी क्रिएटेड इन द RH पॉजिटिव इंडिविजुअल. सो बेसिकली just put into your mind, RH negative individual can give blood to RH positive,
but Rh positive individual cannot give blood to Rh negative. So keeping that into mind, a specific type of genetic a condition arises, not genetic, basically physiological condition arises, जिसको बोला जाता है erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis occurs when the mother is Rh negative and bears a Rh positive child. तो अगर मदर आर एच नेगेटिव है और वो प्रेग्नेंट है, सी इज प्रेग्नेंट एंड सी इज बियरिंग ए चाइल्ड विद आर एच पॉजिटिव, तो इसमें क्या होता है, द आर एच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड बाय द प्लासेंटा. तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में आपको ये देखने को मिलेगा कि द मदर जिसका आर एच नेगेटिव ब्लड है वो फीटल ब्लड या फिर जो एम्ब्रियोनिक ब्लड है उसके कांटेक्ट में नहीं आता है. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द मदर ब्लड डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद द फीटस ब्लड बिकॉज एक मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लासेंटा बोला जाता है व्हिच कवर्स द एम्ब्रियो, व्हिच कवर्स द फीटस. सो ड्यूरिंग द डिलीवरी, बट प्रॉब्लम कब आता है, प्रॉब्लम होता है जब डिलीवरी होता है. But during the delivery, the first child, the maternal blood may be exposed to small amounts of RH positive blood from the fetus. तो जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, डिलीवरी होता है, मतलब चाइल्ड बर्थ होता है, तब आप देखोगे umbilical cord which connects the mother and the child will be ruptured. The placenta will be ruptured. So there will be a connection between the mother's blood and the fetal blood. वो एक पॉइंट होता है जब उन दोनों में कांटेक्ट हो जाता है. तो as there is contact, the mother starts preparing antibodies against the RH. तो RH फैक्टर के अगेंस्ट में मदर एंटीबॉडीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है मदर का बॉडी. बट द पॉजिटिव थिंग इज दिस कि द चाइल्ड इज ऑलरेडी बॉर्न, तो बच्चा मदर के बॉडी से बाहर निकल चुका है, तो अभी एंटीबॉडी मदर के बॉडी में प्रोड्यूस होने से भी फर्स्ट चाइल्ड को कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज द चाइल्ड इज ऑलरेडी आउट ऑफ द मदर्स यूट्रस. ठीक है. But in the subsequent pregnancy, अगर वो female individual or the mother is again getting pregnant with another RH positive child, एक और RH positive child के साथ अगर she is getting pregnant for the second time or for the third time, during that time जो previously produced antibodies थे, पहले pregnancy में जो antibody produce हो गए थे, they will leak into the blood of the fetus with RH positive and destroy the fetal RBC, which causes severe anemia, jaundice of the baby leading to death. तो जो पहली बार पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एंटीबॉडी मदर के बॉडी में प्रोड्यूस हुआ होगा वो प्लासेंटा क्रॉस करके आपके फीटल ब्लड में चला जाता है और फीटल ब्लड के आरएच पॉजिटिव एंटीजेनिक फैक्टर्स जितने भी आरबीसी के साथ अटैच हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है. आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, एनीमिया हो जाएगा एंड जॉन्डिस हो जाएगा टू द फीटस एंड द फीटस विल डाई इनसाइड द मदर्स यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इटसेल्फ. This condition is called as erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis का मतलब ही होता है erythroblast lysis. Erythroblast means the cells of RBC. Lysis मतलब breakdown. Fetalis again fetus. Lysis मतलब killing of the fetus. So RBC is getting lysed, which is resulting in the death of the fetus. इसीलिए इसका नाम पड़ गया erythroblastosis fetalis. लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच वी कैन एक्चुअली कंट्रोल दिस. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्टरिंग anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. तो अभी डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जैसे ही पहला प्रेगनेंसी होगा और डॉक्टर्स देख सकते हैं कि यू कैन डिटेक्ट द ब्लड ग्रुप, दैट इज वेरी इजी. तो जैसे डॉक्टर्स को पता चलता है कि मदर का नेगेटिव था और फीटस का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था, तो बच्चा पैदा होने के बाद ही मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडीज उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है. तो ये जो एंटीबॉडी पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के बॉडी में प्रोड्यूस हुए होते हैं, उन एंटीबॉडीज को ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी जो एंटीबॉडीज पहली बार फॉर्म हुए थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, तो द चाइल्ड विल बी सेफ. So this is about the condition called as erythroblastosis fetalis. Now the next topic that we'll be discussing is about blood clotting. Students, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस लगता है हम लोगों को कि कहीं पे इंजुरी हो गया वहां पे क्लॉट बन जाता है. नो, there is a little complicated mechanism and in your book there is not a very detailed description of the total process, but इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके पढ़ लेते हैं. I'll just make you understand how it occurs.
The blood coagulation or clotting is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. तो प्लेटलेट्स जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि बॉडी में जो एक्सेसिव ब्लड हो लॉस हो सकता है ड्यूरिंग इंजरीज, उसको रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स डेवलप हुए हैं. इट इज बेसिकली कैरिड आउट बाय द प्लेटलेट्स, certain plasma proteins like fibrin, along with it some amount of RBC. A reddish brown scum is formed at the site of a cut due to clotting, formed mainly of network of threads called fibrin, in which dead and damaged formed elements, which contains the RBC and platelets, are trapped. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. तो ये एक्चुअली एक सीरीज ऑफ स्टेप है, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में फाइब्रिन बन जाता है. देयर आर 12 डिफरेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. जस्ट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, 12 अलग अलग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. वो धीरे धीरे करके एक के बाद एक एक्टिवेट होते जाते हैं ड्यूरिंग क्लॉटिंग, और सबसे आखिर में जो एक्टिवेट होता है वो होता है फाइब्रिन. फाइब्रिन इज द लास्ट टू बी एक्टिवेटेड. सो फाइब्रिन इज एक्टिवेटेड फ्रॉम द इनएक्टिवेटेड फाइब्रिनोजेन. तो फाइब्रिनोजेन इनएक्टिवेटेड स्टेज में रहता है, वो एक्टिवेट होके बनता है फाइब्रिन, और जब फाइब्रिन बनता है तभी जाके क्लॉटिंग आपका स्टार्ट होता है. तो ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन कौन बनाता है? दैट इज द एंजाइम थ्रोम्बिन. एंजाइम थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है इनटू फाइब्रिन. नाउ ये जो फाइब्रिन होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब आरबीसी और प्लेटलेट्स के साथ मिलके क्लॉटिंग करता है. द थ्रोम्बिन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन बाय द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज. तो देखो ये फिर कैसे एक्टिवेट होता है. अब हमने बोला कि एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करेगा, तीसरा चौथे को एक्टिवेट करेगा, चौथा पांचवे को करेगा. वैसे करते करते एक्टिवेट होते होते लास्ट में फाइब्रिन एक्टिवेट होता है. और फाइब्रिन को एक्टिवेट किसने किया? थ्रोम्बिन. अब थ्रोम्बिन भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन. अब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कैसे होगा? बाय अनदर एंजाइम व्हिच इज थ्रोम्बोकाइनेज. ठीक है, तो ये थ्रोम्बोकाइनेज है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाता है. अब जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में. देन दैट फाइब्रिन विल कंबाइन विद द प्लेटलेट्स एंड द आरबीसी एंड फॉर्म क्लॉटिंग. तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन इज एक्चुअली फैक्टर नंबर 4. जैसे मैंने आपको बताया कि 12 फैक्टर्स होते हैं, उनमें से फैक्टर नंबर 4 होता है कैल्शियम. अलॉन्ग विद इट विटामिन के. विटामिन के आपके क्लॉटिंग पाथवे में एक वेरी वाइटल रोल प्ले करता है. ठीक है, सो दीज टू एलिमेंट्स आर वेरी मच एसेंशियल फॉर योर क्लॉटिंग मैकेनिज्म. सो थ्रू दिस रिप्रेजेंटेशन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंस. तो अगर कहीं पे एक रप्चर हो गया आपके ब्लड वेसल में, तो वो ट्रिगर करेगा आपका ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. कैल्शियम एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 फैक्टर्स होते हैं, वो सब एक के बाद एक एक्टिवेट होंगे इन ए सीरीज मैनर. तो यहाँ पे सारे स्टेप्स नहीं दिया है, वो डायरेक्टली आपका फाइब्रिन फॉर्मेशन तक पहुंच गया है. वो एक्टिवेट होके फाइब्रिन बनाएंगे एक पाथवे से. दूसरा पाथवे होता है थ्रोम्बिन एंड अदर कंपोनेंट्स मिलके फाइब्रिन तक पहुंचेंगे. तो दो अलग अलग पाथवे होते हैं एक्चुअली स्टूडेंट्स. वन इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक पाथवे, द अदर इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक पाथवे. और दोनों पाथवे से ब्लड क्लॉट करना स्टार्ट करेगा और उनका उनका आखिरी प्रोडक्ट फाइब्रिन ही होता है. आप इंट्रिंसिक पाथवे से भी देखो तो फाइब्रिन बनेगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे से देखो तो भी फाइब्रिन ही बनेगा. विल नॉट गेट इनटू दैट, दैट इज अ लिटिल डिटेल्ड स्टडी. बट आप इतना याद रखो कि सारे फैक्टर्स एक के बाद एक एक्टिवेट होते हैं, आखिरी फैक्टर एक्टिवेट होता है फाइब्रिन. ना ये फाइब्रिन एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, और उसी में ये सारे प्लेटलेट्स और आरबीसी जुड़ जाएंगे और ये बना देते हैं क्लॉट structure like this. So this is how clotting occurs in your body, and that prevents the excess loss of blood. But if blood clotting does not occur, it might lead to severe conditions where excess blood loss can cause death. So that is the reason blood clotting is very much vital. So students, today we discussed about two very important topics, that is your blood groups and the blood clotting. In the next class, we'll move on to the other body fluid, which is the lymph. Thank you.